ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा होगी, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में भी। चर्चा की शुरुआत सोमवार को लोकसभा से होगी। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के बयान और बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर आज तीसरे दिन भी विवाद और हंगामा संसद में जारी रहा। इस पूरे डेवलपमेंट पर बात करते हैं अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि आज संसद में क्या क्या हुआ? देखिए, दरअसल लगातार तीसरे दिन संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर सामने आई वो ये कि विपक्ष जिस बात की मांग लगातार कर रहा था, सरकार आखिरकार उस पर सहमत हो गई है और एक तरीके से औपचारिक ऐलान हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा होगी। पहले लोकसभा में सोमवार से 16 घंटे की चर्चा होगी, फिर राज्यसभा में मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। विपक्ष की एक और मांग थी कि प्रधानमंत्री इस चर्चा में हिस्सा लें, इस चर्चा का जवाब दें। हालांकि सरकार ने औपचारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल भी होंगे और इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपना एक स्पीच भी देंगे, संबोधन भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार आज तीसरे दिन हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे की सबसे बड़ी वजह आज जो रही वो रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा की जा रही उसको लेकर के। बाहर बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर के बाहर प्रदर्शन किए, संसद के भीतर हंगामा हुआ। स्थिति ये रही कि लगातार बार बार दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार कल तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। हालांकि बीच में लोकसभा में 2 बिल जरूर पेश कर दिए गए, जिसमें आपको नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल इसको पेश किया गया। हालांकि हंगामे की वजह से कोई चर्चा यहां पर नहीं हो सकी, तो सबकी निगाहें टिकी रही कल आखिर क्या होता है, क्योंकि कल सरकार ने इससे पहले ऐलान कर दिया कि हम चर्चा कराएंगे। लेकिन सोमवार से काफी दिलचस्प होगा संसद की कार्रवाई देखना। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से पटना तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक वोटर रीवेरिफिकेशन पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा भी किया। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। वहीं इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सदन के अंदर तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हमलावर दिखे। विपक्षी विधायक काले ड्रेस में जमकर नारेबाजी करते हुए भी देखे गए। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। इधर बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार देखने को मिली। चर्चा के दौरान तेजस्वी और नीतीश के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। कई चुनाव हो गए, यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो आज आवाज अड्डा में भी इसी पर चर्चा होगी कि दिल्ली टू बिहार सर पर तकरार।
शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। 8वें वेतन आयोग के लिए सिफारिशें की है कि कर्मचारियों की ये सिफारिश है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। साथ ही स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म में भी बढ़ोतरी की जाए ताकि बेसिक सैलरी में काफ़ी इजाफा हो सके। वित्त राज्य मंत्री ने ये जानकारी राज्यसभा में दी है। पूरी खबर समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या डिटेल है? कि 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब तय होने हैं। इससे पहले कर्मचारी संगठनों की तरफ से एक सिफारिश दी गई है। उस सिफारिश की जानकारी खुद वित्त राज्य मंत्री ने सदन में दिया। उस सिफारिश में कई सारी अहम बातें कही गई हैं। मिसाल के तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। जो शख्स 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए हैं उन पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, इस बात की सिफारिश की गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पे की गई है वो ये है कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन अलाउंस होता है उसको दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को एजुकेशन अलाउंस यहाँ पर दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ की गई है। कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जाए, यानी जब भी इलाज कराने जाए तो उन्हें कोई पैसा ना देना पड़े, इस बात की व्यवस्था की जाए इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश में। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, सबकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म क्या रहेगा। जो अभी 3% है तो उसको बढ़ा करके 3% से 3.6% करने की सिफारिश की गई है। बता दूं कि जो स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म होता है उसमें बताया जाता है कि एक आदमी को कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से बेसिक सैलरी बढ़ाई जाती है। अगर ये 3% से बढ़ा करके 3.6% कर दिया जाता है तो बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, और जिसका फ़ायदा करीब 45 लाख मौजूदा कर्मचारी और 68 लाख पेंशनधारियों को होगा। हालांकि ये सिर्फ अभी कर्मचारियों की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद 8वें वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा, और जो तय समय सीमा है वो है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाना है। लेकिन उससे पहले वित्त राज्य मंत्री की तरफ से खुद ये बयान देकर के जानकारी देना अपने आप में कई कर्मचारियों के लिए, पेंशनधारियों के लिए कह सकते हैं सुकून वाली बात है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। तो इधर ईडी ने मिंत्रा पर फेमा एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर ली है। कंपनी पर 1654 करोड़ रुपए की एफडीआई में गड़बड़ी करने का आरोप है। डिटेल के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। बताएं असीम, मिंत्रा के खिलाफ क्या शिकायत हुई है? ईडी की बेंगलुरु ब्रांच ने फ्लिपकार्ट की कंपनी मंत्रा डिजाइन लिमिटेड के खिलाफ फेमा एक्ट के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी के ऊपर आरोप है कि उसने एफडीआई नियमों का उल्लंघन किया। कंपनी एफडीआई के नाम पर 1654 करोड़ रुपए लेकर के आई। कंपनी को सिर्फ होलसेल में कैश एंड कैरी का बिजनेस करने की मंजूरी थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने मल्टी ब्रांड रिटेल का काम किया। कंपनी ने अपनी एक दूसरी सब्सिडरी जो कि वेक्टर ई कॉमर्स थी, उसको सारा सामान उसको ही बेचा, जो कि फेमा के जो 2010 के जो नियम है उसका पूरी तरह से उल्लंघन था। अब ईडी ने इसकी शिकायत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के सामने कर दिया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके ऊपर फैसला लेगी कि इस शिकायत में आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाए। तो चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। ग्लोबल संकेत अच्छे थे तो आज बाजार में जोश देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी काफ़ी अच्छी बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स ने 540 पॉइंट की बढ़त ली है। निफ्टी में 159 पॉइंट की तेज़ी रही। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए हैं। मार्केट की डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार में एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिला है। अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो की, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बिकॉज जापानीज ऑटो मेकर्स में भी अच्छी खासी आज हमें बढ़त देखने को मिली थी, और सीधा सीधा रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट्स में भी देखा गया है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा जोश बना हुआ था। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर रियलिटी की बात करें, देखिए ओबरा रियलिटी के नंबर्स आए थे, नंबर्स पेन में थे, जिसके चलते हमें पूरे ही जो सेक्टर है वहां पे एक गिरावट का सिलसिला देखना पड़ा। मिड कैप में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। बैंकिंग में अच्छे खासे आज हमें गेन्स देखने को मिले। अब चलते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा। निफ्टी के बढ़ने वाले टाटा मोटर्स, जैसे कि मैंने मेंशन किया, ऑटो शेयर्स में जोश था। भारतीय एयरटेल अच्छी खासी बढ़त के साथ, श्रीराम फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल में करीब 2% के गेन्स आज के सत्र में देखे गए। लूजिंग पॉकेट में बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर, इनफैक्ट जो पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक है वहां पे एक पेन देखने को मिला। कोलगेट के नंबर्स आए और जो Q1 के नंबर्स है वो वीकर साइड में देखने को मिले, जिसका रिफ्लेक्शन पूरे ही सेक्टर में हमें आता हुआ दिखाई दिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.25% की कमजोरी, इन्फोसिस 1% करीबन, और ग्रासिम इंडस्ट्री भी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है।
अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। एमआरपीएल 7.5% की बढ़त, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन 3.5% की खबरों के लिहाज से काफी ज्यादा बजिंग था। कल्याण ज्वेलर्स 3.25% और मैक्स हेल्थ केयर में करीबन 3% के गेन्स आज के सत्र में देखे गए। लूजिंग साइड की बात कर लेते हैं, किस तरीके के नंबर्स है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, कोलगेट के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद 4% की कमजोरी देखने को मिली है। प्रेस्टीज एस्टेट पूरे ही रियलिटी पैक में आज प्रेशर बना हुआ था। एमएनएम फाइनेंशियल और परसिस्टेंट सिस्टम की बात करी जाए तो करीब 2.5% की गिरावट यहां पे देखने को मिली है। इधर सोने चांदी की कीमतों में भी फिर से तेजी देखने को मिली है। सोना फिर से 1 लाख के पार पहुंच गया है और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर है। वहीं रिटर्न के मामले में भी सिल्वर ने गोल्ड को पछाड़ दिया है। सोने चांदी के दाम और कितना बढ़ेंगे और किसमें निवेश के बेहतर मौके हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, तेज़ी सोने और चांदी दोनों में है, लेकिन चांदी क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है सोने को। जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें तो चांदी 14 साल के हाइज पर है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में 1,16,000 रुपये प्रति किलो के भाव हमने चांदी को यहाँ पर निकालते हुए देखे हैं। वेल एक्चुअली अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो चांदी ने आपको 9% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सोने ने 3% के। इस साल की अब तक की बात की जाए तो सोना करीबन 31% ऊपर है, लेकिन चांदी 36% के रिटर्न्स आपको यहाँ पर दे चुकी है। तो क्लियरली जो पिछले 1.5 महीने में हमने तेज़ी आते हुए चांदी में देखी है, उसने ना केवल सोने को टेक ओवर किया है बल्कि आउट परफॉर्म भी किया है। वेल चांदी के अगर फंडामेंटल्स देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सोना एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग चांदी की तरफ अब रुझान दिखाने लगे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाइज पर है। ये चौथा ऐसा साल है जब इंडस्ट्रियल डिमांड तेज़ी पर है। और चाइना क्योंकि ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात कर रहा है, इन सभी जगह चांदी का इस्तेमाल होता है। 2025 पांचवा ऐसा साल है जब चांदी में डेफिसिट है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये 1.05 बिलियन आउंसेज है, लेकिन डिमांड 1.20 बिलियन आउंसेज है। तो क्लियरली एक डेफिसिट हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा भी है। जहाँ तक सोने की बात है, वेल तेज़ी यहाँ पर भी है। अपने ऑल टाइम हाई से सोना बहुत दूर नहीं है, ना ही भारतीय बाज़ारों में ना ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में। तो तेज़ी यहाँ पर भी है और भारतीय बाज़ारों में तो लाख रुपया प्रति 10 ग्राम का सोना यहाँ पर फिर से बनता हुआ नज़र आया है। और अगर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की माने तो उनको लगता है कि यहाँ से और तेज़ी सोना और चांदी दोनों ही आपको दिवाली तक दिखाते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, सोने चांदी की बात हो रही है, आपको गुजरात से एक अच्छी खबर दिखाते हैं। गुजरात के जूलर्स ने गहनों की शुद्धता को लेकर एक अनोखा अभियान चलाया है। अगर सोना या उसके गहने खरीदने के बाद उसकी शुद्धता पर आपको संदेह है तो आप वहीं पर यानी दुकान पर ही उसकी जांच कर सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ी मिली तो सीधी शिकायत। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के जूलर्स अपनी दुकान और शोरूम पर खुद भारतीय मानक ब्यूरो के बड़े स्टिकर और डिजिटल डिस्प्ले लगा रहे हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि ज्वेलरी खरीदारी के बाद शुद्धता की जांच कैसे कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ दिखे तो आप ऐप के जरिए सीधे भारतीय मानक ब्यूरो में शिकायत कर सकते हैं। अब हर गहने पर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर भी अनिवार्य हो गया है। जूलर्स भी मान रहे हैं कि इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। इसका सबसे पहला कारण यह है कि कस्टमर्स को पारदर्शिता मिले। जो क्वालिटी हम बिल में लिख के देते हैं वो गारंटीड कस्टमर को मिल रही है, उसका गवर्नमेंट प्रमाणित सबूत उनको मिले। और ये हर एक ग्राहक का अधिकार है कि उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने गोल्ड सिल्वर गहनों की शुद्धता की जांच के लिए आसान ऐप्स बनाई हैं। अब BIS ये अभियान हर राज्य में शुरू करना चाहता है। ज्वेलर स्वयं से जो उनके यहाँ जो उपभोक्ता पहुंच रहे हैं सोने की खरीद करने के लिए, उनको जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार वो सोने की शुद्धता को HUID के माध्यम से हमारा BIS केयर ऐप यूज करके वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कहीं पे कुछ कमी पेशी पाई जाती है या कहीं शिकायत करने का उन्हें ऐसा लगता है तो वहीं BIS केयर ऐप पे ही जाके वहां पे कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। ज्वेलरी पर लाखों खर्च करने के बावजूद तुरंत शुद्धता का ख्याल बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन ग्राहक के सामने ऐसे डिस्प्ले, होर्डिंग्स और स्टिकर होने पर जागरूकता बढ़ेगी। सोना तो हमेशा शुद्ध ही होता है, लेकिन उनका प्रमाण पत्र जब ज्वेलर्स अपनी दुकान या शोरूम में खुद ग्राहक को जब देता है तब एक दूसरे के प्रति विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया। इस बिल का मकसद भारतीय खेलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन लाना है। क्या है इस बिल में खास, जानने के लिए चलते हैं दीपाली नंदा के पास। दीपाली, बताएं क्या क्या खास बातें हैं इस बिल में। दीपाली के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, बहरहाल हम आपको खबर बता दें, ये पहली बार है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आया है और इस बिल में कई अहम बातें हैं जो आने वाले दिनों में खेलों के प्रशासन में पारदर्शिता लाएंगी और इसके साथ साथ खेलों का प्रशासन बेहतर हो पाएगा। बीसीसीआई क्रिकेट से जुड़ा जो अपना कंट्रोल बोर्ड है वो भी इसके दायरे में आएगा। हालांकि किस तरीके से आएगा ये बिल के डिटेल्स में सामने आएगा, लेकिन इस बिल के जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है उसके दायरे में बीसीसीआई को भी ज़रूर लाया जा रहा है। और इसमें ख़ास बात ये होगी कि जो अगर केंद्र से फंडिंग मिलती है बीसीसीआई को तो उसमें सरकार की मंजूरी ज़रूरी होगी। साथ ही इसमें दूसरे खेलों को लेकर भी कई अहम बातें हैं। बताएं दीपाली। जी बिल्कुल, जिस तरह से मनोज जी आपने इस बात का जिक्र किया कि अगर इस अहम बिल की बात करें तो मकसद यही है कि किस तरह से भारतीय खेलों में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही तय की जाए और एक बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। इस बिल के हिसाब से देखें तो दो बड़ी बातें हैं जो काफ़ी अहम मानी जा रही है पूरे खेल जगत के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, ये प्रावधान किया गया है कि एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड बनाया जाए जिसके तहत बीसीसीआई और दूसरे जो रेल महासंघ हैं, खेल संघ हैं, उनको लाया जाए। तो खास बात यह है कि बीसीसीआई जो अभी स्वतंत्रता पूर्वक पूरा काम करता है, खासतौर पर केंद्र सरकार से फंडिंग के लिए अब तक काफ़ी स्वतंत्र उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन इस बोर्ड के गठन होने के बाद केंद्र सरकार से फंडिंग लेने के से पहले बीसीसीआई को ये जो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड है इसकी मंजूरी लेना ज़रूरी होगा। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी रेगुलेट करता हुआ ये पूरा बोर्ड दिखाई देगा। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये कि इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि एक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए और इसका जो मकसद रहेगा खासतौर पर यही कि जितने भी जो विवाद होते हैं खिलाड़ियों से जुड़े हुए, खेल महासंघों से जुड़े हुए, उन विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, ये इसका मकसद होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिब्यूनल होगा इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसला ट्रिब्यूनल की तरफ से लिया जाएगा उसे सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी। तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी अहम मानी जा रही है इस पूरे बिल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। होंडा टू व्हीलर्स ने भारत में अपने 25 साल पूरे होने के मौके पर दो नई बाइक्स लॉन्च की है, CB125 हॉर्नेट और शाइन 100 DX। कंपनी ने बताया कि इन दोनों बाइक्स की बुकिंग 1 अगस्त से शुरू होगी। हालांकि कंपनी ने अभी कीमत की घोषणा नहीं की है। होंडा बाइक्स को लेकर कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर योगेश माथुर से बात की रोहन सिंह ने। ये उन सारे कस्टमर्स के लिए एक बिल्कुल एप्ट प्रोडक्ट है जो कि ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं और प्रैक्टिकल कस्टमर हैं, प्राइड के साथ ड्राइव करना चाहते हैं। तो उन सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला प्रोडक्ट शाइन डिलक्स लॉन्च किया है और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हमने दिए हैं। फीचर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? हाँ जी, पहला फीचर है सबसे पहले तो वाइडर टैंक। जो टैंक है वो काफी चौड़ा है, तो रूरल एरियाज में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि टैंक थोड़ा बड़ा हो, तो 10 लीटर करीबन का फ्यूल टैंक है इसमें। फिर डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर के साथ साथ में अगर आप बात करें तो इसमें 5 स्टेप हमारे सस्पेंशन है, ट्यूबलेस टायर्स दिए हुए हैं और इसमें आगे से लेकर पीछे तक अगर देखें आप पूरा, तो इसके अंदर क्रोम गार्निश हमने कम्प्लीटली दी हुई है। तो इट मेक्स अ कंप्लीट पैकेज। और हमारे जो ग्राहक हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि होंडा का जो बैजिंग है
तो होंडा की बैजिंग को हमने अपने फ्यूल टैंक के ऊपर, विंग मार्क हम पहले लेके आते थे, अभी हमने होंडा की बैजिंग दी है ताकि कस्टमर्स को ये भरोसा जो है वो भरोसा आगे भी कंटिन्यू रहे। और दूसरी जो ऑफरिंग है ये है अर्बन कम्यूटिंग के लिए, काफी बोल्ड स्टाइलिश डिजाइन है इसका। सर इसके बारे में बताएंगे। CB 125 हॉर्नेट, ये जो है हम देख रहे हैं काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक और काफी स्टाइलिश डिजाइन रखा है आपने। ये किस सेगमेंट को केटर कर रहा है, इसके क्या खास फीचर्स आप दिखा दे रहे हैं? सी आज का जो हिंदुस्तान है वो एस्पिरेशनल हिंदुस्तान है, राइट। जो जेनजी है वो पूरे हिंदुस्तान को ड्राइव कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। उन सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है 125cc कैटेगरी के अंदर। और CB 125 हॉर्नेट, इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो CB लेगेसी है और जो हॉर्नेट है ये हमारे बहुत पुराने मॉडल्स हैं, तो ग्लोबली रिनोन्ड मॉडल्स हैं और लेगेसी हिंदुस्तान में भी काफी ज्यादा फेमस है। उसी लेगेसी को ध्यान में रखते हुए ये मस्कुलर टैंक हमने डेवलप किया है। 25 की बात करूं तो काफी एक्साइटिंग साल रहा हमारा। हमने 25 साल कंप्लीट किए, सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं और आज जैसा हमने बताया गोल्डन डोमिनेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं। तो हम सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट 25 साल की बात कर रहे हैं और ये 2025 उसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इस पूरे साल में अभी तक हम 6 CBU और 2 आज हमने ये लॉन्च किए हैं, तो लगभग 8 मोटरसाइकिल हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और ये सारे मॉडल हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट एक्साइटमेंट और कस्टमर्स हमारे इन सारे प्रोडक्ट्स को प्लस आगे वाली जो लाइनअप है उसको भी एक्साइट करके वो जो फील करना चाहते हैं होंडा की ब्रांड के साथ, दैट ब्रांड का जो एसोसिएशन है वो कंटिन्यू रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।